गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको देखो। सबसे पहला पॉइंट, इसका भाग और अनुच्छेद। यह भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में आता है। कहाँ से? भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में आता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा देता है कि वे उसे अपने कामकाज में समाज के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा देता है कि उसे अपने कामकाज में समाज के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए। ये किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते, बल्कि यह समाज को यह बताने वाले होते हैं कि उसे समाज को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रेरणा। ये तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। यानी जब हमारे संविधान को तैयार किया गया था तो भारत ने आयरलैंड के संविधान से कुछ अच्छे विचार लिए थे। यह वही तत्व है जो राज्य को समाज के हितों में काम करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रकृति। ठीक है, तो देखो, इसे न्यायालय लागू नहीं कर सकता। ठीक है, क्या है? इसे न्यायालय लागू नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये केवल मार्गदर्शक होते हैं, जिससे राज्य को यह सलाह मिलती है कि समाज के कल्याण के लिए उसे क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र का कल्याण बढ़ाना है। राज्य को उन्हें कानून बनाकर लागू करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार नहीं करती तो न्यायालय उनसे इसे लागू करने की उम्मीद नहीं कर सकता। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्य अनुच्छेद और प्रावधान। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 38। राज्य लोक कल्याण बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है? राज्य लोक कल्याण बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका मतलब है कि राज्य को गरीबों, कमजोर वर्गों, ठीक है, इसके लिए काम करना चाहिए। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 39। समान अवसर, संसाधनों का उचित बंटवारा, समान वेतन और बच्चों के लिए कल्याणकारी कदम। इसका मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर मिले, ताकि सबको समान रूप से रोजगार और आजीविका के अवसर मिले। संसाधनों का सही बंटवारा हो, यानी संपत्ति और संसाधनों को इस तरह से बांटना कि कोई भी गरीब ना हो। समान काम के लिए समान वेतन मिलने चाहिए, यानी महिलाओं और पुरुषों को समान काम करने पर बराबरी का वेतन मिले। बच्चों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए जाएं, ताकि बच्चों को एक अच्छा जीवन मिल सके। यह आर्टिकल नंबर 39 में बताया गया है। फिर है आर्टिकल नंबर 39 का क, जिसमें बोला गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि कोई गरीब या कमजोर वर्ग का व्यक्ति न्याय से वंचित न हो। अब है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें बोला गया है कि
राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए ताकि गांवों में खुद का शासन और प्रशासन हो सके और स्थानीय समस्याओं को हल किया जा सके। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 41, काम, शिक्षा और सहायता के अधिकार। इस आर्टिकल नंबर 41 में यह कहा गया है कि राज्य को काम, शिक्षा और सहायता के अधिकार प्रदान करने चाहिए ताकि जिसके पास काम नहीं है या जो गरीब हैं उन्हें रोजगार, शिक्षा और अन्य सुविधाएं मिल सकें। अब है आर्टिकल नंबर 42। इसमें क्या दिया है? महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता और न्यायपूर्ण कामकाजी स्थिति। इस प्रकार जो आर्टिकल नंबर 42 है, इसमें यह कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए न्यायपूर्ण कामकाजी स्थिति और प्रसूति सहायता देनी चाहिए ताकि महिलाएं और बच्चे बेहतर जीवन जी सकें। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 43। इसमें देखो क्या दिया है, श्रमिकों को उचित वेतन और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। इस प्रकार जो अनुच्छेद 43 है ये कहता है कि श्रमिकों को उचित वेतन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि श्रमिकों को उनके मेहनत का सही पारिश्रमिक मिले और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 43 के क, श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी। इसका मतलब है कि श्रमिकों को उद्योग प्रबंधन में भागीदारी देनी चाहिए ताकि वे अपने काम के बारे में निर्णय लेने में शामिल हो सके। ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 44, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास। इसका मतलब है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए, यानी सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा। इस प्रकार ये आर्टिकल नंबर 45 में बोला गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और देखभाल मिल सके। इसके बाद है अनुच्छेद 46, कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक विकास। इसका मतलब है कि कमजोर वर्ग मतलब क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा और आर्थिक विकास पर ध्यान देने चाहिए ताकि कमजोर वर्ग के लोगों भी समाज में बराबरी का हिस्सा बन सके और आराम से जिंदगी जीवन यापन कर सके। फिर अगला है अनुच्छेद 47, जिसमें बोला गया है स्वास्थ्य सुधार और पोषण स्तर बढ़ाने का प्रयास। इसका मतलब है कि लोगों के स्वास्थ्य सुधार और पोषण स्तर को बढ़ाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहे और वे अच्छे आहार का सेवन कर सकें। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 48, जिसमें दिया है कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा और गाय की वध पर रोक। इसका मतलब है कि कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ सके और किसानों को भी लाभ हो। ठीक है। और गाय की हत्या पर रोक के बारे में बताया गया है कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद 48 का क, इसमें दिया है पर्यावरण और वनों की संरक्षण। इसमें राज्य सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे पर्यावरण की और वनों के संरक्षण हो सके। फिर है आर्टिकल नंबर 50, इसमें दिया है न्यायपालिका और कार्यपालिका को
अलग करने के कदम। इसका मतलब है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाना चाहिए ताकि न्याय में किसी भी तरह की दखल अंदाजी न हो। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि देश वैश्विक स्तर पर शांति का योगदान कर सके। इस तरह राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में बताया गया है और इसको हम लोगों को समझना भी चाहिए, प्लस राज्य को इसमें जो भी दिया है उसको अपनाना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।